गौरी अपने छोटे से घर के बाहर झाड़ू लगा रही होती है। तभी उसके घर के सामने से उसकी जेठानी रेखा अपनी सास सरला के साथ बड़ी ही बन ठन के निकलती है और बोलती है। अच्छे से लगाओ, ये काम करते हुए तुम खूब जचती हो। सही कह रही है रेखा बहू, यही है इसकी असली औकात। कोई बात नहीं माँ जी, देखना एक दिन भगवान हमारे दिन भी अच्छे कर देंगे। तुम जैसे तो पता नहीं रोज भगवान को कितना तंग करते होंगे, पर तुम जैसे लोगों की नहीं सुनते भगवान। अरे तू चल बहू, क्यों इसके मुंह लग रही है? वैसे भी ये हमारी कुछ नहीं लगती। रेखा और सरला वहां से आगे चली जाती हैं और गौरी आंखों में आंसू भरे झाड़ू लगाती रहती है। तभी वहां गौरी का पति रमेश आ जाता है। ये लो गौरी, थोड़े पैसे मिले हैं मुझे आज काम के। शुक्र है जो ये पैसे मिल गए, घर में राशन खत्म हो गया था। हाँ, इन पैसों से तुम थोड़ा बहुत राशन ले आओ, बाकी का फिर देखते हैं क्या करना है। जी ठीक है, आप हाथ पैर धो लीजिए, मैं तब तक खाना लगाती हूँ। थोड़ी देर बाद दोनों पति पत्नी साथ बैठकर खाना खाते हैं। गुजरते दिनों के साथ साथ गौरी और रमेश के हालात गरीबी की वजह से बहुत ज्यादा खराब होने लगे थे। और एक दिन गौरी बोलती है। सुनिए जी, मैं आपसे ना कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो गौरी, क्या बात है? क्या कहना है तुम्हें? कल से ना मैं भी आपके साथ काम करने चलूंगी। आपके अकेले के काम करने से अब ये घर नहीं चल पा रहा। पर गौरी, तुम कैसे काम करोगी? तुम घर का भी काम करती हो, फिर बाहर भी। कोई बात नहीं, अगर हमें हमारे हालातों को सुधारना है तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। गौरी की बात सुनकर रमेश उसे अपने साथ काम पर ले जाने के लिए राजी हो जाता है। और अगले दिन से गौरी रमेश के साथ खेतों में जाकर मेहनत मजदूरी करना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दोपहर गौरी खेतों में खुदाई का काम कर रही होती है। तभी गौरी रमेश को आवाज देती है। सुनिए जी, जरा यहाँ आइए। हाँ गौरी, क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? जी यहाँ जमीन के अंदर कुछ है। मैं बार बार फावड़ा चला रही हूँ तो किसी चीज के टकराने की आवाज आ रही है। अच्छा, ऐसी बात है। लाओ, मैं देखता हूँ यहाँ पर क्या है। रमेश गौरी से फावड़ा लेकर उसी जगह पर खुदाई करता है और तभी उन दोनों को मिट्टी में एक छोटी सी तांबे की मटकी नजर आती है। रमेश मटकी को निकालता है, फिर उसे साफ करता है। तभी गौरी बोलती है। अजी है क्या ये तो कोई पुरानी मटकी लगती है, पर ये यहाँ क्या कर रही है? मुझे तो नहीं पता, अब हमें मिली है तो फिर हमारी ही हो गई। देखते हैं इसके अंदर क्या है। इतना कहकर रमेश मटकी पर बंधा हुआ कपड़ा हटाता है और उसके अंदर सोने चांदी के सिक्के होते हैं, जिसे देखकर दोनों पति पत्नी हैरान हो जाते हैं। लगता है ईश्वर ने हमारी सुन ली और ये मदद हमें उन्हीं की तरफ से मिली है। तुम सही कह रही हो गौरी, भगवान का लाख लाख शुक्र है। रमेश और गौरी सोने चांदी के सिक्के लेकर साहूकार के पास जाते हैं और सिक्कों के बदले में उन्हें खूब सारा धन मिल जाता है, जिससे उनके हालात काफी ज्यादा सुधर जाते हैं। और रमेश जमीन भी खरीद लेता है। और जब दोनों पति पत्नी अपनी खुद की जमीन पर खेती करने लगते हैं, ये सब कुछ देखकर रेखा अपने पति आनंद से बोलती है। ए जी, आपके गरीब भाई की कोई लॉटरी लग गई है क्या? मुझे नहीं पता, पर आजकल दोनों पति पत्नी अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं और अपनी जमीन भी ले लिए। बढ़िया है। मुझसे उनकी ये खुशी देखी नहीं जा रही। इतनी मुश्किल से तो मैंने उन दोनों को इस घर से निकाला था, और अब बाहर निकाल कर भी दोनों इतना सुख ले रहे हैं। तुम क्या चाहती हो वो आगे ना बढ़े? वो जो भी कर रहे हैं अपनी मेहनत से कर रहे हैं। तुम क्यों चल रही हो? क्योंकि मैं उनको खुश नहीं देख सकती। किसी की खुशी से चलना छोड़ दो रेखा, और उनको अपने जीवन में खुश रहने दो। इतना कहकर आनंद चला जाता है और रेखा अपने दिमाग में गौरी और रमेश को बर्बाद करने की तरकीब सोचने लगती है। काफी वक्त गुजर जाता है। अपनी जमीन पर खेती करने के चलते अब रमेश को अच्छे पैसों की बचत हो रही थी और हर दिन उसके घर के हालात सुधर रहे थे। ऐसे ही एक दिन पड़ोसन विमला रेखा से बोलती है। अरे रेखा, बहुत बड़ा दिल है तेरी देवरानी का तो। क्यों, क्या हो गया? ऐसा क्या कर दिया उसने? अरे तेरी देवरानी ने ना आसपास के सभी आश्रमों में पैसे दिए हैं मदद के लिए, और तो और फ्री में खाना और कपड़े भी। इस करमजली के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया, जो इतना दानवीर करण बनकर सबकी मदद कर रही है? हम्म, पता नहीं तेरी उसके साथ क्यों नहीं बनती। तेरी देवरानी तो हीरा है, हीरा। मैं तो कहती हूँ कि तू भी जाकर उससे हाथ मिला ले, तुझे भी कुछ दे देगी।
इतना बोलकर विमला चली जाती है, लेकिन विमला की कही बातों से रेखा के तन बदन में आग लग जाती है। ऐसे ही एक दिन रेखा अपने मायके फोन करती है और अपने भाई सुधीर को अपने ससुराल बुलाती है। बताओ बहन, क्या बात है? क्यों बुलाया है तुमने मुझे? मुझे तुमसे बड़ा जरूरी काम है भाई। एक तू ही है जो मेरी मदद कर सकता है। हाँ बता बता, क्या काम है? मैं अपनी प्यारी बहन के लिए सब कुछ करूंगा। एक ऐसा जहर चाहिए जिसको खाते ही इंसान पल भर के अंदर मर जाए। जहर तो मिल जाएगा, पर तू देना किसे चाहती है? सुधीर की बात सुनकर रेखा उसे सारी बात बताती है, जिसके बाद सुधीर जहर लाकर अपनी बहन को दे देता है और अगले दिन रेखा खीर बनाती है और उसमें सुधीर का लाया हुआ जहर डाल देती है और उस खीर को लेकर खेत में काम कर रहे रमेश के पास पहुंचती है। अरे रमेश, कितना काम करोगे? कभी आराम भी कर लिया करो। बस भाभी, काम थोड़ा ज्यादा था, इसलिए मैंने सोचा कि लगकर मेहनत कर लूं तो जल्दी खत्म हो जाएगा। अच्छा, वैसे मैंने खीर बनाई थी। मैं पहले घर पर गई थी तो गौरी मुझे वहां नहीं मिली, तो मैं सीधा यहाँ पर आ गई। वो किसी काम से बाहर गई होगी, इसलिए नहीं होगी घर पर। हाँ, कोई बात नहीं, तुम खीर खा लो। मैंने खास तौर पर तुम दोनों के लिए बनाई है। रमेश अपनी भाभी की बात सुनकर उसके हाथ से खीर का डिब्बा ले लेता है और खेत में ही बैठकर खीर खा लेता है और कुछ ही पल में उसकी मौत हो जाती है। तभी वहां पर सुधीर भी आ जाता है। हो गया इसका काम। बस अब हमें इसकी लाश को ठिकाने लगाना है, इससे पहले कि कोई यहाँ पर आ जाए। चिंता मत करो, मैंने पहले ही गड्ढा खोद लिया है, तुम बस जल्दी से इसे उठाने में मेरी मदद करो। दोनों बहन भाई रमेश की लाश को उठाते हैं और उसके खेत से थोड़ी ही दूर पर एक खेत में गड़ा देते हैं। शाम को जब रमेश घर नहीं पहुंचता है तो गौरी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। कई दिन गुजर जाते हैं लेकिन रमेश की कोई खबर नहीं मिलती। वहीं दूसरी तरफ रेखा सभी परिवार वालों से बोलती है। गौरी और रमेश कुछ ज्यादा ही उड़ रहे थे। अब पता चला कि उन्होंने कर्जा लिया था और रमेश गायब हो गया कर्जा ना देने की वजह से। पता था, जब उधार नहीं चुका सकते तो फिर कर्जा लेना ही क्यों था। अब ऐसे कब तक छिपकर बैठा रहेगा? एक न एक दिन तो सामने आना ही पड़ेगा। सही कह रहे हैं। खैर, हमें क्या लेना देना, अपने आप कर लेंगे दोनों जो करना है। जहां एक तरफ सभी लोग ही बातें कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ गौरी रोते हुए खुद से बोलती है। मेरे पति कहाँ चले गए हैं? मैंने उन्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। कोई तो रास्ता दिखा ईश्वर। रमेश के चले जाने से गौरी परेशानियों से चारों तरफ से घिर जाती है और उसके हालात वापस से वैसे ही हो जाते हैं जैसे पहले थे। ऐसे ही एक दिन जब गौरी सोई हुई होती है, तभी रमेश सपने में आता है और बोलता है। गौरी, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया हूं, बल्कि रेखा भाभी और उसके भाई ने मिलकर मुझे मारा है। हमारे खेत से थोड़ी दूर एक जमीन है जहां उन दोनों ने मुझे दबाया था। वहां पर बहुत सारे गोल बैंगन के पेड़ भी लगे हैं और वो सारे बैंगन जादुई हैं। उनसे तुम अपना आने वाला भविष्य सुधारना। गौरी घबरा कर उठ जाती है और अगली सुबह गौरी उसी जगह पहुंच जाती है और देखती है कि सच में गोल गोल बैंगन के पेड़ लगे हुए हैं। गौरी पेड़ से एक बैंगन तोड़ती है और घर लाकर जैसे ही उस बैंगन को काटने लगती है, वो उस सोने का बन जाता है। मैं तो एक साधारण बैंगन लेकर आई थी, ये सोने का बैंगन कैसे बन गया? मैं एक जादुई गोल बैंगन हूँ। तुम्हारे पति ने तुमसे बिल्कुल सही कहा था, उसने ही मुझे यहाँ तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। पर मैं साबित कैसे करूंगी कि रेखा दीदी और उनके भाई ने ही रमेश की हत्या की है? उसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शाम को तुम बैंगन के पेड़ के पास से एक छोटा सा पौधा उखाड़ कर घर में ले आना, बाकी अपने आप पता चल जाएगा। गौरी सोने के बैंगन के कहे अनुसार शाम को फिर से जादुई गोल बैंगन के पेड़ के पास जाती है। वहां से एक छोटा सा पौधा उखाड़कर घर पर ले आती है और घर पर आते ही वो पौधा एक आदमी का रूप ले लेता है और बोलता है। अब मैं तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन चलूंगा और वहां जाकर गवाही दूंगा कि जो हुआ था वो सब मैंने अपनी आंखों से देखा था, साथ ही साथ सबूत भी दिखा दूंगा। अगले दिन गौरी उस आदमी के साथ पुलिस स्टेशन जाती है और सारी बात बताती है। सबूत के तौर पर वो आदमी अपने फोन में रिकॉर्ड की हुई उस दिन की सुधीर और रेखा की सारी हरकतें दिखा देता है। मैंने चुपके से ये सब रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन मुझे किसी जरूरी काम से कहीं जाना पड़ गया था, इसलिए मैं समय पर इनकी मदद के लिए नहीं आ पाया। कोई बात नहीं,
लेकिन अब रमेश के कातिल बच नहीं पाएंगे। हम गौरी जी की मदद जरूर करेंगे। पुलिस गौरी और उस आदमी के साथ रेखा के घर पहुंचती है, जहां पर सुधीर भी था, और वहां जाकर गौरी सारी सच्चाई बताती है और साथ ही सबूत भी दिखाती है, जिसके बाद रेखा भी डर के मारे अपने मुंह से सारा सच उगल देती है। मुझसे मेरी देवरानी की खुशी देखी नहीं जा रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी देवरानी तरक्की कर जाए, तो इसके लिए आपने मेरे पति को मार दिया। आपको जरा सा भी तरस नहीं आया कि मेरा जीवन अकेला कैसे बीतेगा? बड़ी बहू, तू इतना ज्यादा गलत सोच सकती है, मुझे नहीं पता था। अरे वो अच्छा था या बुरा था, लेकिन जैसा भी था मेरा बेटा था। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। इंस्पेक्टर साहब, रेखा को भी उसके भाई को भी सजा दीजिए। इन्हें ले जाइए। इंस्पेक्टर रेखा और सुधीर को हथकड़ी लगाकर थाने ले जाते हैं। इसके बाद वो आदमी भी खुद ब खुद ही वहां से चला जाता है। साथ ही गौरी का बिगड़ा हुआ जीवन जादुई गोल बैंगन की मदद से फिर से सुधरने लगता है और वापस से उसके दिन अच्छे हो जाते हैं। और इस तरह जादुई गोल बैंगन की मदद की वजह से रमेश के कातिलों को सजा भी मिल जाती है और विधवा गौरी का जीवन भी सुखी हो जाता है। सुबह 6 बजे कौशल्या अपनी सौतेली बेटी मधु के ऊपर एक मग पानी डालती है और उसे गुस्से में जगाते हुए कहती है, ओ महारानी, तेरी सुबह नहीं हुई क्या? सुबह के 6 बज चुके हैं, अभी तक सोती रहेगी क्या? अरे जल्दी उठ और जल्दी से मनोज के खेत से कटहल तोड़ कर ला। मुझे कटहल की सब्जी खाने का मन कर रहा है। माफ करना माँ, वो रात को थोड़ा लेट सोई थी ना, इसीलिए मेरी आंख नहीं खुली, वरना मैं तो सुबह 4 बजे ही जाग जाती। देख, बातें बनाने की कोशिश मत कर, जल्दी उठ और जल्दी जा, वरना अभी तो मैंने सिर्फ तेरे मुंह पर पानी डाला है। अब अगर तूने और ज्यादा बकवास की तो इस बार मैं तुझसे मुंह से नहीं बल्कि डंडे से बात करूंगी। मधु बेचारी थर थर कांपते हुए सीधा कटहल के खेत में जाती है और वहां से एक कटहल तोड़कर अपने घर की ओर आ रही होती है। तभी रास्ते में मधु को एक साधु बाबा दिखाई देते हैं। साधु बाबा हर हर महादेव का जाप जपते हुए वहां से जा रहे होते हैं। तभी अचानक से साधु बाबा के पैर में एक कांटा चुभ जाता है। साधु बाबा दर्द में कराहते हुए एक बड़े से पत्थर के ऊपर बैठकर अपने पैर से कांटा निकालने की कोशिश कर रहे थे। तभी मधु वहां आती है। अरे बाबा रुकिए, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपके पैर का कांटा निकाल देती हूँ। आपको बहुत दर्द हो रहा है ना बाबा? हाँ बेटा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुम जल्दी से ये कांटा निकाल दो। बस बाबा, 2 मिनट और, निकलने ही वाला है ये। मधु साधु बाबा के पैर से कांटा निकालकर अपने रुमाल से बाबा के पैर को बांध देती है। साधु बाबा मधु को देखकर बहुत खुश होते हैं और साधु बाबा मधु से कहते हैं, अरे वाह बेटा, तुम कितनी छोटी हो पर कितनी बहादुर हो। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। वैसे इतनी सुबह सुबह तुम कहाँ जा रही हो? बाबा मैं अपने घर जा रही हूँ। वो यहीं पास के खेत से मैं कटहल लेने आई थी। अब घर जाकर कटहल की सब्जी बनाऊंगी मैं। अरे तुम तो इतनी छोटी हो, तो खाना कैसे बनाओगे तुम? बाबा अब मैं क्या बताऊं आपको, मेरी माँ मुझे बहुत समय पहले ही छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। तब से लेकर अब तक मुझे मेरी सौतेली माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया है। मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत मारती है बाबा, यहाँ तक कि खाने को ठीक से खाना भी नहीं देती। रोज सुबह 4 बजे उठा देती है, मैं ठीक से आराम भी नहीं कर पाती बाबा। कोई बात नहीं बेटा, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। लाओ, तुम ये कटहल मुझे दे दो। पर क्यों बाबा? अगर ये कटहल मैंने आपको दे दिया तो मेरी माँ मुझे बहुत मारेंगी। बेटा बस थोड़ी देर के लिए मुझे ये कटहल दे दो, मैं ये कटहल तुम्हें वापस कर दूंगा। साधु बाबा मधु का कटहल लेकर कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं और फिर मधु को वो कटहल दे देते हैं। ये लो बेटा, ये कटहल अब जादुई हो चुका है। ये जादुई कटहल हमेशा तुम्हारी मदद करेगा, पर कभी भी इस जादुई कटहल के बारे में किसी बुरे इंसान को मत बताना, वरना उसके मन में जादुई कटहल को लेकर लालच आ जाएगा और लालच आते ही ये जादुई कटहल अपना बुरा जादू दिखाएगा। मधु को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो बड़ी ही मासूमियत से उस कटहल को लेकर अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद मधु रसोई में जाकर कटहल को काटती है और कटहल काटते ही कटहल के अंदर से सोना और चांदी निकलने लगता है।
ये देखकर मधु हैरान हो जाती है। अरे ये क्या? यानी बाबा ने जो कहा था वो सच था। इस कटहल के अंदर से सोना और चांदी निकल रहा है। अगर मुझे माँ ने इस जादुई कटहल के साथ देख लिया तो वो मुझे बहुत मारेंगी। उन्हें लगेगा कि मैं इसे चोरी करके लाई हूँ। अब मैं क्या करूँ? तभी वो जादुई कटहल मधु से कहता है। अरे अरे मधु, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारी माँ तुम्हें कुछ नहीं करेगी। चलो अब जल्दी से ये बताओ कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए ही यहाँ भेजा गया है। क्या तुम सच में मेरी मदद कर सकते हो? हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। एक काम करो, तुम्हारे सामने अभी ये जो सोना और चांदी प्रकट हुआ है, इन सोना और चांदी को तुम बेचकर अपने लिए खूब सारे कपड़े, खूब सारी चॉकलेट और भी बहुत कुछ खरीद सकती हो। उसके बाद भी अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े तो तुम बेझिझक मेरे पास मदद के लिए आ जाना। मुझे ना नए कपड़े चाहिए। मैंने आज तक कभी नए कपड़े नहीं पहने और आज तक मैंने कभी चॉकलेट भी नहीं खाई। मधु जादुई कटहल के अंदर से निकलने वाले सोने और चांदी को लेकर सुनार की दुकान पर जाती है और उन्हें बेचकर पैसे ले लेती है। और उन पैसों से मधु अपने लिए एक अच्छी सी चमचमाती हुई फ्रॉक और बहुत सारी खाने पीने की चीजें खरीद लेती है। तभी मधु के दिमाग में अपनी माँ का ख्याल आता है। मधु अपनी माँ के लिए एक साड़ी खरीदती है और वो साड़ी अपनी माँ को देती है। साड़ी तो बहुत सुंदर है, पर तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? कहीं तूने घर में चोरी तो नहीं की है ना? और तूने अपने लिए इतना सारा सामान कहाँ से खरीदा? सच सच बता दे मधु, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? कुछ नहीं माँ, मेरे पास पहले से ही पैसे थे, तो उन्हीं पैसों से मैंने आपके लिए और अपने लिए इतना सारा सामान खरीदा है। देख, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत कर। मुझे अच्छे से पता है तूने घर में चोरी की है और अब मैं तुझे बताकर ही रहूंगी चोरी करने का अंजाम क्या होता है। कौशल्या को गुस्सा आता है और वो रसोई में जाती है और रसोई से डंडा लाकर सीधा मधु को मारना पीटना शुरू कर देती है। बेचारी मधु बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। माँ, मुझे माफ कर दो। जो भी कुछ हुआ है जादुई कटहल की वजह से हुआ है। हाँ, मुझे रास्ते में एक साधु बाबा मिले थे और उन्होंने ही मुझे वो जादुई कटहल दिया था। जादुई कटहल की मदद से ही मैंने अपने लिए और आपके लिए इतना सारा सामान खरीदा है। मधु बहुत ज्यादा डर जाती है, इसीलिए वो अपनी माँ को जादुई कटहल के बारे में सब कुछ बता देती है। कौशल्या के मन में जादुई कटहल को लेकर लालच आ जाता है और वो सीधा जादुई कटहल से कहती है। जादुई कटहल, अगर तुम सच में जादुई हो तो अभी के अभी मुझे सुंदर सा बना दो। मैं किसी राजकुमारी से कम ना लगूं, मुझे ऐसा बना दो। सोच लो कौशल्या, कहीं ऐसा ना हो कि आगे जाकर तुम्हें ये सब बहुत महंगा पड़ जाए। तुम एक जादुई कटहल हो और तुम्हारा काम है हमारी इच्छाओं को पूरा करना, तो चुपचाप मुझे एक राजकुमारी बना दो, वरना। रुको रुको, मैं तो डर गया। मैं अभी तुम्हें राजकुमारी बना देता हूँ, वरना शायद तुम मुझ पर बहुत गुस्सा करो। चलो, अच्छी बात है, तुम्हारे मन में मेरे लिए डर तो है। कौशल्या के इतना बोलते ही जादुई कटहल कौशल्या को राजकुमारी की जगह एक बुरी काली भद्दी औरत बना देता है। ये देखकर कौशल्या गुस्से में आग बबूला हो जाती है। मधु, ये सब क्या है? तेरे इस जादुई कटहल ने मेरी खूबसूरती को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। अपने इस जादुई कटहल से बोल कि ये मुझे ठीक करे, वरना तेरे इस जादुई कटहल के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। माँ, चिंता मत करो, मैं अभी जादुई कटहल से बात करती हूँ। जादुई कटहल, भगवान के लिए मेरी माँ को ठीक कर दो। मेरी माँ जैसे पहले थी, इनको वैसा ही कर दो। मधु जादुई कटहल से कहकर अपनी माँ को ठीक करवा देती है। जादुई कटहल कौशल्या को ठीक कर देता है, जिसके बाद फिर से कौशल्या जादुई कटहल से कहती है। जादुई कटहल, अभी के अभी मेरे इस कच्चे मकान को सोने का महल बना दे। मेरे घर में सिर्फ सोना ही सोना हो। माँ, लालच करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जादुई कटहल हमेशा जरूरतमंद लोगों की ही मदद करता है। अब बेकार में लालच मत करो माँ। देख, मेरा दिमाग खराब करने की कोशिश मत कर। माँ,
एक बार मेरी बात को समझने की कोशिश करो। जादुई शक्तियाँ हम पर उल्टी भी पड़ सकती हैं। मधु रहने दो, तुम्हारी माँ को समझाने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी माँ जैसा कह रही है मैं वैसा ही कर देता हूँ। इन्हें भी तो पता चले लालच का फल कैसा होता है। देखो, अब बातें बनाने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हारे बस में है तो मेरे घर को सोने का महल बना दो, वरना मुझे पता चल जाएगा कि तुम किसी काम के नहीं हो। कौशल्या बार बार जादुई कटहल से अपने घर को सोने का महल बनाने के लिए कह रही थी। जादुई कटहल अपनी जादुई शक्तियों से कौशल्या के घर को कच्चे मकान की जगह एक झोपड़पट्टी में बदल देता है। ये देखकर कौशल्या को बहुत गुस्सा आता है। बहुत हुआ, इस जादुई कटहल ने तो मेरी नाक में ही दम कर दिया है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि मधु, तूने मेरे साथ गंदा मजाक किया है। ये कोई जादुई कटहल नहीं है, और मेरे साथ ऐसा मजाक करने का नतीजा क्या होता है अभी बताती हूँ तुझे। कौशल्या को गुस्सा आता है और वो मधु के बाल पकड़कर उसे बुरी तरह से मारना शुरू कर देती है। ये देखकर जादुई कटहल को गुस्सा आता है और जादुई कटहल अपनी जादुई शक्तियों से अपने लंबे लंबे हाथ करके कौशल्या को मारना शुरू कर देता है। तुम्हें शर्म नहीं आती एक मासूम बच्ची को ऐसे परेशान करते हुए? अरे तुम जैसी औरत को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अरे क्या बिगाड़ा इस बेचारी ने तुम्हारा? क्यों अत्याचार करती हो तुम इस पर? मुझे माफ कर दो जादुई कटहल, मुझे छोड़ दो। मैं वादा करती हूँ कि मैं कभी मधु को परेशान नहीं करूंगी। हाँ जादुई कटहल, भगवान के लिए मेरी माँ को छोड़ दो। मेरी माँ को अगर थोड़ी भी तकलीफ होती है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। भगवान के लिए मेरी माँ को छोड़ दो जादुई कटहल। देखा कौशल्या, तुम्हारी बेटी कितनी समझदार है। अरे तुम्हारे लाख बुरा करने के बावजूद ये आज भी तुम्हारे बारे में ही सोच रही है। और रही बात जादुई शक्तियों की, तो जादुई शक्ति हमेशा जरूरतमंद और अच्छे इंसानों के ऊपर ही काम करती है। तुम जैसे लालची इंसानों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। हाँ जादुई कटहल, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैंने हमेशा मधु के साथ बुरा बर्ताव किया, पर मधु मेरी सगी बेटी से भी बढ़कर निकली। वो हमेशा मेरे बारे में अच्छा ही सोचती है। मुझे आज अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है और मैं वादा करती हूँ कि अब मैं कभी मधु को परेशान नहीं करूंगी। कौशल्या को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो जादुई कटहल से हाथ जोड़कर माफी मांगती है, जिसके बाद अब कौशल्या का व्यवहार मधु के प्रति पूरी तरह से बदल जाता है। कौशल्या मधु को अपनी बेटी की तरह प्यार करती है और जब भी मधु और कौशल्या को जादुई कटहल की जरूरत होती है तो जादुई कटहल उनकी मदद करने के लिए तुरंत उनके पास आ जाता था।